और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आज जिस महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पे जो हम लोग बात रखने वाले हैं, आप उतने ही संजीदगी से इन सारी चीजों को झारखंड की जनता को, हमारे युवा साथी को दिखाएंगे। मैं आपसे इसी उम्मीद पे आप लोग को आज बुलाया हूं। आज तक मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इस रांची प्रेस क्लब में। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रांची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है, ताकि मैं राज्य की जो समस्याएं, वर्तमान समस्याएं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, शुरुआत से जब से इस राज्य का गठन हुआ है, मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से राज्य की जनता के सामने मुखरता से रख सकूं। मेरा नाम हुआ कुणाल और मैं धनबाद से रहने वाला हूं। आप में प्रकाश सर और ये रवि और बाकी पीछे जो है, जो भी हमारे राज्य के छात्र हैं, इधर भी आप देख रहे हैं, उधर भी चारों तरफ छात्र हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्तमान में आप लोगों ने देखा है कि 14वीं जेपीएससी में क्या हुआ है। पूरा राज्य, पूरा देश कि किस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया आप ही लोग कह रहे हैं कि किस तरह से ओएमआर शीट, जो परीक्षा का ओएमआर शीट जो होता है, ओएमआर शीट में कम नंबर रंगने के बावजूद भी बच्चे का मेंस रिजल्ट में, मतलब मेंस की सूची में, मतलब मेंस के लिए वो क्वालिफाई कर जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है राज्य के लिए, बहुत ही गंभीर। मैं कैसे, मैं इसको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। जब इसके आगे बात बढ़ती है कि आखिर ये हुआ कैसे, तब जब बहुत ज्यादा आप मीडिया बंधुओं की तरफ से दबाव बनता है सरकार की तरफ से, तब सीआईडी जो राज्य की उच्च जांच एजेंसी है, वो जेपीएससी आयोग में जो है छापेमारी करती है। और ये पहले से ही आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही ये मार्केट में चल रहा था, खबर लगातार चल रही थी। हम लोगों ने भी सीआईडी को, जब जेएसएससी सीजीएल का जब मुद्दा चल रहा था, हम लोगों ने वरीय जांच एजेंसी को ये इंगित किया था कि कोई व्यक्ति, अभय तिवारी नाम का कोई व्यक्ति है, वो टीडीपीएल एजेंसी में कार्यरत है, जो जेपीएससी का सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स को करा रही है। कितने एग्जाम्स को करा रही है? 5 एग्जाम्स को करा रही है, एफआरओ वगैरह का शायद वो कराई है। जेएसएससी सीजीएल का भी, सॉरी जेपीएससी का 14 जेपीएससी का उसने कराया है, साथ ही साथ बैकलॉग परीक्षा का भी उसी ने कराया है, ठीक है। और उसके साथ ये भी आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान में खबर छपती है कि 6 जेपीएससी का बैकलॉग का भी, आप मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो 6 जेपीएससी का बैकलॉग का भी वो यहां मौजूद है तथ्य। उसका भी कम नंबर लाने के बावजूद 17 या 18 उसने मात्र रंगा है, 17 और 18 आने के बावजूद भी उसका मुख्य परीक्षा में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो सोचिए ये कितना गंभीर मुद्दा है। यानी कि इसकी गिरफ्तारी होती है, अभय तिवारी की गिरफ्तारी होती है, और जब ये जांच में सामने आता है कि ये टीडीपीएल का कर्मचारी था। साथ ही साथ जेएसएससी में भी इसने, मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में भी या और भी परीक्षाओं में वो काम कर रहे थे। हालांकि इसकी मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये मैं मीडिया सोर्सेस के बारे से ही बता रहा हूं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण ये है कि यही बंदा, यानी कि अभय तिवारी, ये जेएसएससी सीजीएल का बीएसओ रैंक का सेकेंड रैंक होल्डर है, सेकेंड रैंक होल्डर, ये स्पष्ट है। और साथ ही साथ उसने जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं, 4 से 5 परीक्षाओं में क्वालिफाई किया है। और इंग्लिश में पीजीटी में जहां मेरी जानकारी है, पीजीटी का वो टॉपर है इंग्लिश का। यानी कि ये जेएसएससी में ये बंदा सारे एग्जाम में टॉप करता रहा है और सारे एग्जाम को ये सिलेक्शन पाता रहा। तो मेरा एक प्रश्न है कि ये कैसे संभव है? बताइए कि एक ही आदमी जिसके संलिप्तता एजेंसी में हो, जो एजेंसी में ऑलरेडी टीडीपीएल में काम कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है। यहां पे ये खुलासे होते हैं कि वो टीडीपीएल का कर्मचारी था, इतने कम नंबर में पास है, उसके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए और भी तरह के तथ्य जो सीधा सीधा इंगित करते हैं कि अभय तिवारी नाम का कोई शख्स है जो टीडीपीएल का कर्मचारी है, वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। जेएसएससी सीजीएल के बारे में मैं पुख्ता नहीं बोलूंगा, जेएसएससी सीजीएल में भी लेकिन वो सेकंड रैंक होल्डर है। साथ ही साथ वो 5 एग्जाम को क्वालिफाई किया, पीजीटी इंग्लिश का टॉपर। साथ ही साथ कुछ और भी टेक्निकल डिग्रीज उसके पास, जो कि हमें पूरा अंदाजा है, ये जांच का विषय है कि उसके पास जो टेक्निकल डिग्रियां हैं वो फेक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खैर अभी वो गिरफ्तार है, जांच एजेंसी उनकी गिरफ्तारी कर रही है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, और ये सर्वविदित है कि बिना एजेंसी के मिली भगत के ये कैसे संभव है, परीक्षा एजेंसी के मिली भगत के ये कैसे संभव है कि कोई बंदा जो 17, 18, 30 नंबर लाके जो ओएमआर शीट को कलर करता है वो पास हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि ओएमआर शीट में अंदर से खेला होता है, यानी कि अंदर एजेंसी के अंदर, परीक्षा एजेंसी के अंदर ओएमआर शीट को निकाला जाता है परीक्षा के बाद, और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो है आंसर अंदर रखवाया जाता है। तो मेरा ये सीधा सवाल है कि आप लाख सेंटर पे फ्रिस्किंग का दिखावा कर लें, बहुत टाइट सिक्योरिटी कर लें, जैमर लगा लें,
सारा व्यवस्था कर ले, पूरे राज्य की पुलिस करवा रहे हैं, पूरे राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें कि नहीं हमारा परीक्षा बहुत पुख्ता हुआ है। तो जब अंदर ही हमारा सिस्टम खोखला है तो ये कैसे हमारे के छात्रों को न्याय मिलेगा? जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको नौकरी मिलेगी। और इसकी बात की भी क्या गारंटी है कि जेपीएससी ने जो एग्जाम कराया है और जो एग्जाम कराया है उन सारी परीक्षाओं में नहीं हुआ है। जब हमारे एक मीडिया बंधु ने जब ये खुलासा किया ओएमआर शीट का सबसे पहला 14 जेपीएससी का, उसके साथ ही साथ बैक टू बैक अब 2 दिन के बाद देखिए हिंदुस्तान न्यूज में उसका बैकलॉग का भी आया, बैकलॉग का भी उसका आया कि 17 नंबर लाके 18 नंबर, जो भी नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन 20 के अंदर ही है, वो लड़का मेंस में पास आउट है। दैट सिंपली मींस कि जितना भी एग्जाम हो रहा है इन सारे एग्जाम में अंदर से एजेंसियां घाल मिल करके मेरिटोरियस छात्र, जो झारखंड के जो गरीब छात्र है, मेहनती छात्र है, जो हमारे आदिवासी कुलवासी भाई है, सबका हक मारा जा रहा है इन एजेंसीज के द्वारा। और ये सब कुछ एक प्लान वे में, एक संरक्षण के द्वारा चल रहा है। और मुझे पूरा अंदेशा है कि ये अभय तिवारी कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं हो सकता। और देखिए ये भी बहुत ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमारे राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन एल खैमते सर, जो कि वर्तमान में, जो पूर्व में राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य के कर्ता धर्ता प्रशासनिक, उनके यहां सीआईडी का छापा पड़ता है, उनका आनंद फानंद में रेजिग्नेशन होता है। रेजिग्नेशन किन कारणों से होता है मैं बिंदुओं का प्रकाश नहीं डालूंगा, ये जांच का विषय है। सीआईडी उनके यहाँ छापा मारती है और सीआईडी एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि उनके यहाँ से कुछ डिजिटल भौतिक चीजें बरामद हुई है। ये जांच का विषय है, सीआईडी इस पे, राज्य की जांच एजेंसी इस पर जांच कर रही है। तो सोचिए कितना गंभीर विषय है कि चेयरमैन के यहाँ छापा पड़ना। अपने जेपीएससी जो है संवैधानिक अंग, उसका एक पावर है, अपना उसका एक पावर है, डिसीजन मेकिंग है। तो सोचिए ये कितना बड़ा स्कैम है कि जेपीएससी के चेयरमैन क्या छापा पड़ता है। ये क्वेश्चन झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों, और अभी तक जेपीएससी की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया जाता है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी। पूर्व परीक्षा नियंत्रक कोई देवी है, शोभा देवी, उनका नाम मुझे क्लियर नहीं है, श्वेता गुप्ता। सोचिए परीक्षा नियंत्रक, मतलब कि एग्जाम का टोटल कैसे एग्जाम होगा, कहां कितने सेंटर्स बनेंगे, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे जाएगा, सारा चीज का जिम्मेदारी उनका होता है। सोचिए परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हो रहे हैं, इस राज्य में। तो सोचिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा है अंदर ही अंदर। ये जांच का विषय है और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सिर्फ इस मुद्दे को 14वीं जेपीएससी तक नहीं रखी जाए, क्योंकि जहां तक अभी जांच जो मीडिया बंधु के आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि फिलहाल जो जांच का केंद्र बिंदु है वो 14वीं जेपीएससी है, जबकि हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से यह पता चल रहा है कि 6ठी जेपीएससी का बैकलॉग का भी ओएमआर शीट बाहर वायरल हुआ है। ये मीडिया बंधु और पूरे झारखंड राज्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ओपन है, तो इसमें भी जांच का बिंदु है। साथ ही साथ उस एजेंसी ने कौन कौन से एग्जाम कराए हैं, कालांतर में बहुत सारे आरोप लगते आए हैं, बहुत सारे आरोप। मुख्य परीक्षा का आंसर लिखे जाना जो कि हैंड रिटन होता है ओएमआर पे भी नहीं होता है, सोचिए। और छात्रों का आरोप है, कई बार मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि अंदर अंदर कॉपियों को लिख के और कॉपियों का क्लिप बदला जाता है, जैसा कि जो एफआईआर हुआ था नगड़ी थाना में, अगर आप लोगों को पता होगा तो कोई शिवशंकर शर्मा जी एफआईआर किए थे, उनके एफआईआर में यह दिया गया था। लेकिन एक अजीब बात यह है कि 18 फरवरी को ही हाई कोर्ट में इसका केस फाइल होता है, 18 फरवरी को ही, 18 फरवरी को। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं, और ये झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पे है, 18 फरवरी को ही ये केस फाइल होता है। पर सबसे अजीब बात तब लगती है कि जब उस केस का डिफेक्ट तक रिमूव नहीं किया जाता है और उस पर आगे सुनवाई नहीं होती है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जिसने एफआईआर कराया और उन्होंने ही केस फाइल किया, और जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में कोई भी न्यायालय में आती जाती है तो न्याय का गुहार लगाता है कि वहां से उसे न्याय मिलेगा, लेकिन वो केस का डिफेक्ट तक रिमूव नहीं हुआ और केस वहीं पे वो खत्म हो गया, जहां तक मेरी जानकारी है। और ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी ये है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जेपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पूर्व में एग्जाम हुए हैं, ये देखा जाए कि इस एजेंसी ने कौन कौन से एग्जाम कराया है, और उस एग्जाम्स का भी जांच ओएमआर शीट का मिलान कराया जाए। ओएमआर शीट का जितना भी ओएमआर शीट है सबका मिलान कराया जाए। और ये राज्य के, ये जेपीएससी के रूल में इंगित है कि आयोग को जितना भी अपना ओएमआर शीट है उसको आयोग के वेबसाइट पे प्रदर्शित करना है। ये आयोग की वेबसाइट पे है, अगर आप मीडिया बंधु को चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं, ये रूल्स में है। लेकिन क्या आज तक जेपीएससी ने कभी भी आपने सुना है कि ओएमआर शीट का अपलोड की किसने कितने टिकट किए और उसको अपलोड हुआ हो? आज तक मेरी जानकारी के अनुसार कभी भी अपलोड नहीं हुआ है। इसे लेकर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई भी अंतिम परिणाम नहीं निकला है।
मुख्य परीक्षा का कॉपी का जांच, इसमें हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मुख्य परीक्षा का कॉपी का जांच घंटी आधारित शिक्षकों से कराया जा रहा है। घंटी आधारित, सोचिए राज्य के प्रशासनिक सेवा की रीढ़ चुने जाने वाले अफसर जिनकी कॉपी जांच में कितना लापरवाही बरता गया है, और हाईकोर्ट के निरंतर आदेश के बावजूद भी जब छात्र जाते हैं कि हमारी कॉपी दिखाई जाए कि मुख्य परीक्षा में हम लोगों ने कैसा आंसर राइटिंग किया गया है और हम लोगों को किन कारणों से कम नंबर मिला है, तो आज तक मेरी जानकारी के अनुसार आयोग ने किसी का भी मुख्य परीक्षा का कॉपी नहीं दिखाया है। ये हाईकोर्ट का आदेश भी है पर आज तक पालन नहीं किया गया है, ये आप मीडिया बंधु भी पता करें। तो सोचिए कितना एक सुनियोजित तरीके से जेपीएससी काम कर रही है ताकि यहां पे छात्रों के भविष्य से खेला जा सके। तो मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। सीबीआई को, ध्यान से सुनिएगा, सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। सीबीआई को हैंडओवर क्यों किया जाए, मैं इसका कारण भी आपको पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। जो सारे मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, और किसी का कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप जैसा बोले मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जेपीएससी की बातें खत्म होती है, अब आते हैं राज्य की सबसे बहुचर्चित परीक्षा जेएसएससी सीजीएल, जो आप लोग की जानकारी के अनुसार आप सभी मीडिया बंधु को पता होगा। ये राज्य के किसी तैयारी करने वाले छात्र और झारखंड के गार्जियंस, जो कि उनके गार्जियंस को नहीं पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कितनी विवादित रही है। 2015 में नियमावली की वजह से पूरी परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद कभी यह परीक्षा आज तक नहीं हुई। उसके बाद 2024 में 21 जनवरी 28 या 4 मुझे याद है, दो एग्जाम डेट डिक्लेयर किया गया था, 28 जनवरी और 4 फरवरी एग्जाम्स होता है, और एग्जाम्स के एक दिन पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। परीक्षा कौन कराती है? परीक्षा कराती है सतवत इंफोटेक एजेंसी। परीक्षा कराती है सतवत इंफोटेक एजेंसी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो के हवाले से। और एक दिन पहले पूरे राज्य में हर जगह वो पेपर वायरल हो जाता है, और आनंद फानंद में हम सभी लोग आंदोलन के द्वारा उस परीक्षा को हाथों हाथ रद्द करवाते हैं। पूरी परीक्षा रद्द होती है, लेकिन उसके बाद आज तक ये पता नहीं चल पाया, और आप मीडिया बंधु भी ज्ञात होंगे कि आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन था। जांच का आदेश तो जरूर दिया गया, लेकिन आज तक उस पर फाइनल कंक्लूजन मेरे हिसाब से नहीं दिया गया है कि हु वाज द किंगपिन। और सत्यम जो एजेंसी थी, परीक्षा एजेंसी, ये देखिए, ये मैं नहीं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि सतवत एजेंसी अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। उसके बावजूद भी सतवत को टेंडर दिया गया था मेरी जानकारी के मुताबिक। ये देखिए, उसके बावजूद इसको टेंडर दिया गया। तो मेरा मानना है कि ये टेंडर दिए ही क्यों जाते हैं विवादित लोगों को। और उसमें एक जांच मुझे बहुत अच्छे से याद है तो उसमें ये आया था, केस डायरी में ये मेंशन था कि जहां पे पेपर छपते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं मेन पॉइंट पे भी आऊंगा, जहां पे पेपर छपते थे वहां पे किसी भी तरह का ना कोई कैमरा लगा था, किसी भी तरह का कोई भी प्रिंटिंग वहां पे नहीं था। वहां पे कोई अंदर गया, फोटो खींचा, परीक्षा जहां क्वेश्चन पेपर छपता है, ये सतत की बात कर रहा हूं, 2024 में जो परीक्षा रद्द हुआ था, और वहीं से प्रश्न पत्र बाहर किए गए और उसी दिन परीक्षा रद्द हुआ। लेकिन आज तक उस जांच में क्या हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो ये दूसरी परीक्षा थी जेएसएससी सीजीएल की। तीसरा, सरकार ने बहुत ही जल्दीबाजी दिखाई, बहुत शानदार कदम था उनका। परीक्षा ली गई 21 और 22 सितंबर को 2024, ठीक चुनाव के पहले 21 और 22 सितंबर को परीक्षा हुई। परीक्षा के पहले तरह तरह के आरोप लगे कि इसमें पेपर वायरल हुआ, नेट को बंद किया गया। नेट को बंद करने के पीछे भी मुझे वो पेपर कटिंग नहीं मिली है, पर मैं दे दूंगा, मेरे पास कहीं ना कहीं है। हवाला यह दिया गया कि नेट क्यों बंद किया गया कि सूचना जो भी झारखंड की जो खुफिया एजेंसीज है उनको ये सूचना मिली थी कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ होने वाला है। ये पेपर में है, अब मैं आप मीडिया बंधु को जो है वो दे भी दूंगा। खुफिया एजेंसीज ने यह दावा किया था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी होने वाली है, और इसी को प्रिकॉशन को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने पूरी परीक्षा, पूरी जो 21 और 22 एग्जाम हुआ, पूरे राज्य में नेट बंदी कराया गया, नेट बंदी। लेकिन यहां ध्यान देने की और बात है कि उसमें वाईफाई चालू था, वाईफाई बंद नहीं किया गया था पहले दिन। बहुत सारा कंपनीज का कुछ का बंद था, बहुत सारी कंपनीज का बंद किया गया था। ये तो डेटा निकल जाएगा, ठीक है। यहां हुआ, आरोप लगे उस पर कि बच्चे नेपाल गए, एफआईआर हुआ, उसको केस को टेक ओवर किया गया सीआईडी के द्वारा, जांच एजेंसी के द्वारा उसको टेक ओवर किया गया माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। 2 एफआईआर हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों। 2 एफआईआर हुए, 0102/2025। 01 हुआ आयोग के ऊपर की जो परीक्षा पेपर लीक हुआ, आयोग के ऊपर
02 हुआ कि कुछ लोगों को सरकार ने यह बताया, सरकार के विभाग ने, जेएसएससी ने, जो हमारे चेयरमैन और उस समय के सचिव थे अभी वर्तमान में भी है वो, उन्होंने यह बताया कि छात्रों के द्वारा और कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा जो है ये भ्रम फैलाया गया, छात्रों को भ्रम फैलाया गया कि पेपर आउट है, जबकि पेपर आउट कहीं से भी नहीं थे। मामला राज्यपाल तक गया, राज्यपाल ने एक जांच कमेटी दी, जांच कमेटी के बाद क्लीन चिट दे दिया जैसे कि किसी तरह का कोई पेपर आउट नहीं हुआ, लेकिन इधर पैरेलल जांच चलती रही। अब मैं जांच के बिंदु पे आता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जांच के बिंदु पे आता हूं, सीआईडी को केस टेक ओवर किया गया, जांच स्टार्ट हुआ नेपाल से। हम लोगों ने बोला कि पेपर पढ़ने लोग नेपाल गए, नियामतपुर गए, एफआईआर में मौजूद है, मुजफ्फरपुर, पटना, बुद्धा पार्क और भी कई जगहों का वर्णन एफआईआर में किया गया। जांच का लेकिन केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ नेपाल को ही रखा गया। और नेपाल को क्यों रखा गया, मैं इसका भी आपको प्रमाण दूंगा, पूरे तथ्यों के साथ में बताऊंगा कि नेपाल के आगे कभी जांच हुई ही नहीं, कभी नहीं जांच हुई। और जो 28 लोग नेपाल गए थे, जिनमें मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंदन कुमार, निवास कुमार राय, संदीप त्रिपाठी जिसको मास्टरमाइंड बताया गया, कौशलेश कुमार, कुंदन कुमार, कृष्णा स्नेही, मनोज कुमार और भी कई एक नाम जो खैर मैं अगर मैं बताने लगूं तो शायद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत लंबा चला जाएगा। जांच शुरू हुई, जांच के बाद जो तथ्य है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मैं आप सबको मीडिया बंधुओं के सामने रखना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि अब राज्य के युवाओं की बात है, अब इस राज्य के भविष्य की बात है, और किसी भी राज्य का युवा उस राज्य के ऋणी होता है, तो ये आप लोगों को भी जानना है कि किस तरह से यहां पे सरकारी दबाव में जांच एजेंसियों को दबाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि जांच को गलत दिशा में भटकाया जाए। और उसका मैं प्रमाण आप सबको दिखाने जा रहा हूं, बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सोच समझ के। हमारे ऊपर जब हम लोग ये हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जब केस हम लोग खारिज हुआ, और हाई कोर्ट में सिर्फ ये बोला गया कि नहीं, जो 28 वाले 8 वाले उनको बाहर करके बाकी लोगों का जो है ज्वाइनिंग दे दो। किन कारणों में दिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कभी जांच ही नहीं हुई, और जैसे ही हुआ हमारे ऊपर जो 02 केस था, हम लोगों के ऊपर एक्शन होना शुरू हुआ। और क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगा। और हम लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि हम लोग सरकार से केस को बेच दिए, सरकार से हम लोग को केस को बेच दिए, जो पास कैंडिडेट थे उनसे हम लोग केस को बेच दिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। ये मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा। जांच में ही त्रुटि थी, जांच कभी नेपाल से आगे बढ़ी नहीं। और नेपाल का भी जो तथ्य था, नेपाल के तथ्य को गलत तरीके से प्रकाशित किया था, यह भी मैं आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊंगा। पूरे झारखंड के युवाओं को देखना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था सच्चाई। सबसे पहले मैं आता हूं कुंदन कुमार पे। सबसे पहले कुंदन कुमार को बुलाया जाता है जांच एजेंसी के द्वारा। जांच एजेंसी जब उनसे पूछताछ करती है, तो ये प्रमाण है, अगर ये क्लियर दिखेगा, ये सारे पेपर मुझे पूर्व महाधिवक्ता अजीत सर के द्वारा, जो हमारे केस के वकील भी थे, उनसे प्रोवाइड कराया गया है। मैं स्पष्ट कर दूं, अजीत सर से प्रोवाइड कराया गया, जो हमारे केस के इस राज्य के पूर्व महाधिवक्ता, और हमारे केस के जेएसएससी सीजल के, और हम लोगों के केस में हम लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है हमारे मस्ताना सर के ऊपर, उनके केस के भी वकील है। देखिए, इसमें कुंदन कुमार ने क्लियर कन्फेस किया है, कि उसे 135 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे, उत्तर दिए गए थे, और उसमें 120 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही पाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है जांच। ये पेपर मेरा भी नहीं है, ये जांच एजेंसी का पेपर है, मेरा पेपर भी नहीं है, ये पेपर मेरा भी नहीं है। और इसे पेपर कब मिला था, इनको उत्तर कब मिला था? ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि इनको उत्तर परीक्षा के 2 दिन पहले मिला था नेपाल में। परीक्षा का उत्तर 2 दिन पहले नेपाल में मिला था, वो भी 120 क्वेश्चन। जबकि इस बात को बताया गया कि यहां पे गेस्ट क्वेश्चन था, और गेस्ट क्वेश्चन की थोड़ी भी किस तरह से बनाएगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे वाले जो भाई साहब है कुंदन कुमार के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने लोगों ने कन्फेस किया है। सर एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, और आप तमाम जो बात, आप एक लाइन में बताइए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया। नंबर 1, अजीत जी क्यों नहीं आए, उसका जवाब। हाँ, अजीत सर जो है आज उनका एक लाइन में बताइए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। आप 20 मिनट से जो बातें कर रहे हैं वो सब, उसके बारे में सब लोग जान रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी हुई तो आप सेम एक लाइन में बोलिए कि हमको सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है, आप एक लाइन में बोलिए कि कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आज अजीत सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ गया, इस वजह से वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, सबसे इंपॉर्टेंट। और उनके कजन की भी 2 दिन पहले डेथ हुई थी, उनके कजन की, तो वो बहुत परेशान थे। और आज केस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, और उनकी तबियत भी सही नहीं थी, इस वजह से बोला कि आप लोग किसी कर लीजिए, आगे मैं इस मुद्दे में आप लोग के साथ जुड़ूंगा। अजीत सर का नहीं आने का जी, कोई दबाव नहीं था? नहीं, किसी तरह का कोई, उनको ऊपर को क्या दबाव होगा? वकील के ऊपर कोई दबाव मेरे हिसाब से, वकील और मीडिया बंधु के ऊपर क्या दबाव होगा?
वकील और मीडिया के ऊपर भी दबाव होने लगे तो फिर। और जेएसएससी सीजीएल का जो आप बात बोल रहे हैं, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए है कि राज्य में जो जांच एजेंसियां हैं किस तरह से सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम को अच्छा करना चाहती है, किस तरह से पॉलिटिकल दबाव में चीजों को, फैक्ट्स को दबाया जाता है और केस को बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में घुमाया जाता है। इसलिए सर मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा जैसे सीजीएल का मसला। उसके बाद जो हुआ तो ये कुंदन कुमार ने क्लियर कन्फेस किया था कि 135 क्वेश्चन जो है उनको मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं संदीप त्रिपाठी और जितने भी लोग हैं, शायद मैं आपको बताऊं तो ये लंबा हो जाएगा, जितने भी लोगों ने वहां कन्फेशन हुआ था सभी लोगों का, सभी लोगों ने ये गछा कि 135 प्रश्नों के उत्तर उन लोगों को मिले थे। उत्तर 135 प्रश्नों के उत्तर मिले थे और उसमें 120 प्रश्न सही थे। 120 प्रश्न सही थे। और जब ये सरकार को लगने लगा कि नहीं जांच एजेंसी तो सही काम कर रही है, अपने ईमानदारी काम कर रही है, तो बीच में आप सभी को अगर याद होगा तो मई में पूरी जांच एजेंसी का ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद पूरी केस की दिशा ही बदल दी गई। ये मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। आप लोग थोड़ी जल्दीबाजी में, आपका भी कहना सही है कि शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा। जी 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 ठीक है। देखिए ये जो केस के पहले इन्वेस्टिगेशन आईओ थे डीएसपी रविंदर सर, जिनका मई के बाद तबादला कर दिया गया था, उन्होंने क्लियर लिखा है अपने हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि 120 क्वेश्चन का उत्तर, 120 प्रश्न के 120 जो है आंसर उन लोगों को मिले थे। 120। कितने साल से CID इसका मुझे अंदाजा नहीं है। इसके लिए ही हटाया गया? नहीं, मुझे ये हम लोग का परसेप्शन है। उसके बाद की चीजें मैं आपको बताना, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ नहीं बता सकते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, जब उसके बाद नए आयोग केस की नियुक्ति हुई, जब जांच एजेंसी आगे बढ़ी तो सितंबर में जब सारा केस के बाद एफिडेविट दिया गया, यहाँ पे एफिडेविट दिया गया सितंबर में एफिडेविट दिया गया कि सम क्वेश्चंस ही मिला था। ये इसमें मेरा सवाल है सर कि अगर एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था तो किस दबाव में ये जो है सिर्फ ये बोला गया। ये देखिए, ये सितंबर का डायरी है, इसमें ये बताया गया कि ओनली फ्यू क्वेश्चंस, जबकि हाई कोर्ट में जितने भी एफिडेविट दिए गए थे वो सारे इनके कन्फेशन के आधार पे ही दिए गए थे। इसमें फ्यू क्वेश्चंस 135 क्वेश्चन में बहुत अंतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 135 क्वेश्चन का उत्तर 2 दिन पहले नेपाल में मिलना, दैट सिंपली मींस कि वो परीक्षा एजेंसी से ही निकला था, क्योंकि सेंटर पे परीक्षा के दिन आता है प्रश्न पत्र, सेंटर पे परीक्षा के दिन आता है। 2 दिन पहले एजेंसी के पास एक्सेस होता है और किसी व्यक्ति के पास अगर नेपाल में हो तो इसका मतलब है कि पेपर एजेंसी से आउट था। उसके बाद मैं 2 बिंदु पे जांच में ये कह के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। उसके बाद जब ये पेपर मांगा गया नेपाल का, सॉरी नियामतपुर का, जो कि बंगाल का, जो हम लोगों ने आरोप लगाया था कि नियामतपुर में भी जो है पेपर आउट था। नियामतपुर में भी एजेंसी खुद ही वहां गई, जांच एजेंसी गई वहां, जांच भी की, लेकिन जांच करने के बाद जो तथ्य है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जांच करने के बाद ये आया कि वहां पे परीक्षा से पहले 120 लोग ठहरे हुए थे। नियामतपुर में, बंगाल में 120 लोग ठहरे हुए थे। पर सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उस बंगाल एंगल पे, नियामतपुर एंगल पे कभी भी कोई जांच नहीं हुई। मंत्री रेसिडेंसी रांची का अभी आरोप लगाया गया था, उस पे भी कोई जांच नहीं हुआ। उसके बाद आयोग से 3 बार मांगा गया कि आप परीक्षा एजेंसी, कौन एजेंसी है, उसकी गोपनीयता क्या, कौन प्रिंटिंग पेपर कहां छपता है, कहां क्या आपका एसओपी है। तीनों बार गोपनीयता का हवाला देकर नहीं दिया गया। तीनों बार, ये पेपर बोलता है, मैं नहीं, तीनों बार ये गोपनीयता का हवाला देकर नहीं किया गया। जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य का हो, जिसमें सीआईडी, जिसमें मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हो, उसके बावजूद भी क्यों नहीं दिया गया था, परीक्षा एजेंसी का क्यों नहीं दिया गया था। और जिस अनीस की गिरफ्तारी हुई है, जो ये पेपर के मुताबिक सारा का मनी ट्रेल जो आया है, मनी ट्रेल का भी पेपर मेरे पास है, सारे लोगों का मनी ट्रेल परीक्षा के बाद का है, यानी कि परीक्षा के बाद सब लोग आए और सभी लोग परीक्षा दिए। ये मैं नहीं, सीआईडी की रिपोर्ट बोलती है। तो मुझे बताइए, परीक्षा के बाद कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा जिसके गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी करने के बाद वो पैसा दिया होगा लाखों में। ये मैं नहीं, पेपर्स बोल रहे हैं, और जब इन लोगों का रिकॉर्ड मांगा गया, जो परीक्षा कराने वाले एजेंसी थे वेबल, जो मास्टरमाइंड था अनीस, आपको ये जान के बड़े अजीब लगेगा कि अनीस का आवास भी कलकत्ता में था। अनीस भी कलकत्ता में था और अनीस के अकाउंट में भी पैसा गया है। ये जो नेपाल वाले लोग गए थे, उनका स्टेटमेंट है मनोज का कि 15 लाख रुपया अनीस के अकाउंट में जमा किया गया था। तो जब इन लोगों का, सारे लोगों का, मैत्री रेसिडेंसी का, नियामतपुर का, नेपाल का और अनीस का, परीक्षा एजेंसी का, जब बीटीएस जब मांगा गया, ये पेपर में है मौजूद,
कि जब बीटीएसएम मांगा गया तो उस पर क्यों नहीं बीटीएसएम दिया गया कि वहां कौन कौन लोग मौजूद थे एक रात पहले, और उस पर जांच क्यों नहीं, जांच को सिर्फ और सिर्फ नेपाल तक क्यों रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो यहां पे केस किया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगस्त में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, अगस्त में 2 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, और मैंने ये जांच एजेंसी को बताया। और जब तक पहली टीम थी जो पूरा ट्रांसफर हुआ था, तब तक जांच एकदम इस पेपर के अनुसार सही दिशा में गई। हम लोगों ने हाई कोर्ट में बात रखा है, लेकिन जैसे ही ये सितंबर में फ्यू क्वेश्चन वाला एफिडेविट आता है, और जब मामला रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद जांच एजेंसी हम लोगों पे वारंट हम लोग का इशू किया जाता है। जबकि मैंने बताया, जांच एजेंसी को मैंने बताया, मैंने पेपर्स में दिया कि मुझे सार्कोमा नाम का दुर्लभ कैंसर जो कि बहुत एग्रेसिव है, उसका इलाज चल रहा है। और उस इलाज के दौरान भी मैं चाहता तो मुंबई चला जाता इलाज करने के लिए, क्योंकि अपने झारखंड में कोई भी ऐसा कोई अच्छा सेंटर जो है नहीं है। लेकिन मैंने ये सोच बनी कि अगर मैं चला जाऊं, क्योंकि जैसे सीजीएल का मुद्दा जो हमारी टीम लड़ी, अगर मैं चला जाता हूं तो ये केस खत्म हो जाएगा, झारखंड के छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। और सितंबर के बाद मुझे नोटिस पे नोटिस दिया गया, और अंततः जब केस खारिज हुआ हमारा हाई कोर्ट से, उसके बाद मेरा वारंट हुआ और गिरफ्तारी के लिए मेरा आदेश हुआ। और उससे पहले मस्ताना सर, जो कि इस केस में विसल ब्लोअर है, मस्ताना सर को उठा के जेल में डाल दिया गया। मस्ताना सर का हाई कोर्ट से बेल भी हो गया। आज ट्रायल में 20 बार जो है जवाब मांगा कि आप गिरफ्तारी क्यों हुआ, लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। यहाँ पे पूजा सिंघल और जितने भी आईएएस है, उनकी नियुक्ति तो कर दी जाती है बेल होने के बाद, लेकिन मस्ताना सर जो कि विसल ब्लोअर थे, उनकी नियुक्ति आज तक नहीं की गई है, और आज तक उनका वेतन तक नहीं मिला हम लोग की जानकारी के अनुसार। और यहाँ पर भी 2 दिन पहले फॉलो में 2 दिन पहले आया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यही माहौल चलेगा पूरे राज्य में कि जो जांच करे उसको सरकारी दबाव में, एजेंसियां अच्छा जांच करना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में उनको दबा दिया जाता है। और ये मैं नहीं, पेपर बोल रहा है कि जब जांच एजेंसी, जो पहली जांच एजेंसी, उससे पहले 120 क्वेश्चन दिया गया है खुद, और उसके बाद सितंबर के बाद जब पूरी टीम को बदला जाता है जो हाई कोर्ट में, उसके बाद वो फ्यू क्वेश्चंस पे आ जाता है, फ्यू क्वेश्चंस पे। सर आप लोग स्टेप आउट क्या कर रहे हैं, जो विसंगतियों को बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई, जैसे चीजें को लेकर के सरकार ने नियुक्ति दे दी, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इस केस पे रिव्यू फाइल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 6 महीना के जांच के आदेश के बावजूद, ये मेरा नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है कि जांच किया जाए, जांच का आदेश 6 महीने के अंदर सबमिट किया जाए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं सबमिट किया गया, अंतिम रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया। तो जिस परीक्षा में इतनी विसंगति हो, उसके बावजूद भी इसको क्लीन चिट देना कहां से जाएगा? कहीं से भी जायज नहीं इसको क्लीन चिट देना। इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसी को दबाया जाता है, और पूरे परीक्षा के तथ्य को दबाया जाता है, और सच को छुपा के, क्योंकि हाई कोर्ट हमेशा फैसला देता है तथ्यों पे, और तथ्य देगी हमेशा जांच एजेंसी। लेकिन जांच एजेंसी ही जब गलत तथ्य को प्रस्तुत करने पर इसको बाधित किया जाए जांच एजेंसी को, तो कोई भी परीक्षार्थी को हाई कोर्ट से न्याय कैसे मिलेगा? और जो सर, एक सवाल तो ये है कि राज्य में लाखों युवा है, हजारों युवा परीक्षा देते हैं, आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? नहीं, पूरे राज्य। और दूसरी सवाल है सर, एक तरफ सरकार पे आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जी, कैसे संभव है ये बता? नहीं, देखिए, कोई भी पहले भी इस जो हमारी व्यवस्था है, सबसे पहले तो हम मांग अपने मुख्यमंत्री से ही करेंगे। कोई भी राज्य की जनता तो डिमांड अपने मुख्यमंत्री से ही करेगी ना। अभी तो खड़े कर रहे हैं सरकार पे। जी, बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए तो हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, और हाई कोर्ट में हमारा जो 2 PIL था, एक प्रकाश कुमार, दूसरा मनीष कुमार, उसकी डिमांड ही थी सीबीआई। लेकिन जब तक सरकार कभी खुद से, ये हर राज्य का ये अब देखा जाए सिस्टम है ये, कि राज्य कभी खुद से कभी सीबीआई इंक्वायरी नहीं देती है, लेकिन डिमांड मांगना हमारा काम है। हमें हमारे मुखिया से न्याय मांगना हमारा काम है। जब मुझे दिखता है, और ये पेपर्स बोल रहे हैं, मैंने, कि जब सीआईडी जब जांच सही से नहीं कर रही है, तो लोग किससे न्याय मांगेंगे? सीबीआई से तो न्याय मांगेंगे ना।